हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आप सभी का अपने ट्यूशन परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, क्लास में पहली बार है, देखिए हमारे चैनल पर बीएड परीक्षा 2023 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। आप किसी भी स्टेट के हों, यूपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, जिसका भी अभी बीएड का एग्जाम बाकी है, वो हमारी क्लासेस जो है ले सकते हैं। तो जो बच्चे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास को जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए और जो नोटिफिकेशन है उसको ऑल कर दीजिए। उससे क्या होगा कि जब भी हम लाइव आएंगे आपको जो है यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन चला जाएगा कि हाँ, क्लास लाइव आ गई है। उससे क्या होगा कि आपकी जो क्लास है छूटेगी नहीं, आप टाइम से क्लास में आ जाएंगे। क्लास का समय देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लासेस आती है सुबह 11 बजे होती है। रीजनिंग क्लास देखिए आपको दोपहर को 2 बजे कराई जाती है। कला की क्लास देखिए शाम को 4 बजे कराई जाती है। जो हिंदी की क्लासेस शाम को 7 बजे कराई जाती है। तो ये जो क्लासेस का टाइम है इसको नोट करके रखिए, इतने बजे आपको क्लास में आ जाना है, ठीक है। तो हमारे चैनल पर आपकी कंप्लीट तैयारी चल रही है। अगर क्लासेस का देखिए आपको पीडीएफ चाहिए चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप वहाँ से जाके जुड़ जाइए। वहाँ पर भी देखिए मैं आपको नोटिफिकेशन भेजता हूँ क्लास का, मैनुअली नोटिफिकेशन भेजता हूँ ताकि आपकी जो क्लास है मिस ना हो, ठीक। और वहाँ पे देखिए क्लास का जो अपडेट है वो भी मिल जाता है। क्लास का जो नोटिफिकेशन होता है देता ही हूँ। बाकी पीडीएफ तो आपको वहाँ पे मिलती है। आपका जो डाउट होता है वो भी देखिए आपको वहाँ पे सॉल्व किया जाता है डाउट सेक्शन में। तो आपका कुछ भी डाउट हो वहाँ पे आपका हमें पूछ सकते हैं, ठीक है। और उसी के नीचे देखिए हमारे इंस्टाग्राम का पेज दिया गया है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं साथियों, ठीक। परीक्षा की शिक्षा नाम का है, वहाँ पे जाके आप हमें फॉलो कर लेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट की क्लास है। ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखते हुए और बताते हुए चलेंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक। पहला क्वेश्चन देखिए आपका क्या पूछा गया, ध्यान से देखिए बताइएगा। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है किसको? ऋग्वेद को, उपनिषद को, यजुर्वेद को, सामवेद को? बताइए। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ, ठीक है, किसको कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन चार में से सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा साथियों? तो देखिए सामवेद को, जो डी वाला विकल्प दिया गया आपका यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा, ठीक। भारतीय संगीत की जड़ वैदिक साहित्य विशेष रूप से सामवेद में देखी जा सकती है। सामवेद में भजन संगीत नोट्स के रूप में उपयोग किए जाते हैं थे। लगभग पूरी तरह से ऋग्वेद से लिए गए थे। यह भारतीय संगीत का प्रतीक था। तो जो यहाँ पे टी वाला दिया गया आपका यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, दूसरा नंबर है आपके सामने आ गया है। क्या है देखिए, बताइए उत्तर क्या हो जाएगा। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में थे? बताइए। प्राकृत व ब्राह्मी, संस्कृत व ब्राह्मी, पाली व ब्राह्मी, या कोई भी विकल्प सही नहीं है? बताइए। अशोक के शिलालेख की बात हो, याद रखिएगा। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में थे, किस भाषा व लिपि में थे? तो देखिए प्राकृत व ब्राह्मी, जो ये वाला विकल्प दिएगा आपका पास सही विकल्प हो जाएगा। मौर्य राजवंश के सम्राट अशोक द्वारा प्रवर्तित कुल 33 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिन्हें अशोक ने स्तंभों, चट्टानों व गुफाओं की दीवारों में अपने 269 ईसा पूर्व से 231 ईसा पूर्व चलने वाले शासनकाल में खुदवाए थे। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला दिया गया है, जो शिला अभिलेख थे आपके किस में थे? तो प्राकृत व ब्राह्मी लिपि में थे। ये बात याद रखिएगा। तो जो ए वाला विकल्प देगा आपके यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाएगा। चलिए देखिए आपका क्या पूछा गया है। क्वेश्चन आपके सामने है। किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होते हैं? जागृत ज्वालामुखी में, प्रसुप्त ज्वालामुखी में, मृत ज्वालामुखी में, या स्वांत ज्वालामुखी में? तो किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होते हैं बताइए। तो देखिए अक्सर उद्गार आपका जागृत ज्वालामुखी में होते हैं। जो जिंदा ज्वालामुखी होते ही है उसमें होते हैं। तो जो ए वाला दिया गया विकल्प यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा, ठीक है। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। चौथा नंबर है, क्या पूछा गया है। एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है? बताइए। एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है? ब्राजील के तट पर, पेरू के तट पर, अलास्का के तट पर, या पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के तट पर? इन चारों में से कहाँ पर प्रकट होती है आपकी एल नीनो जलधारा साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो देखिए पेरू के तट पर, जो बी वाला विकल्प दिया गया है चौथे पापसे का सही विकल्प हो जाएगा। ठीक, सही उत्तर हो जाएगा। एल नीनो जलधारा आपकी प्रकट होती है पेरू के तट पर। अगला प्रश्न देखा जाएगा, 5वां नंबर है। क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। गणतंत्र होता है क्या, बताइए गणतंत्र क्या होता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। बताइए गणतंत्र क्या होता है। तो देखिए राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशा गुप्त रूप में न हो, तो जो डी वाला विकल्प दिया गया आपका एक राज्य के भीतर सत्ता के प्राथमिक पद विरासत में नहीं मिलती। यहाँ सरकार का एक रूप है जिसके अंतर्गत राज्य का प्रमुख राजा नहीं होता। ठीक, एक गणतंत्र एक ऐसा राज्य है जिसमें सर्वोच्च शक्ति वोट देने के हकदार नागरिकों के हाथों में होती है और इसका उपयोग सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधियों को चुनने के लिए किया जाता है। ठीक, तो जो ये यहाँ पे डी वाला दिया गया 5वें पापसे का राइट आंसर। गणतंत्र क्या होता है, तो राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशागुप्त रूप में न हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 6ठा नंबर है। बताने की कोशिश कीजिए सही उत्तर क्या हो जाएगा। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तीसरे भाग में, चौथे भाग में, दूसरे भाग में या नवम भाग में। तो देखिए चतुर्थ भाग में। ठीक है, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के भाग 4 और जो आपका अनुच्छेद है 36 से 51 में निहित है, ये बात याद रखिएगा। तो जो आपका बी वाला दिया गया है 6ठे पापसी का सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 7वां नंबर। क्या पूछा गया है, मुद्रास्फीति किस कारण से होती है, बताइए। जो मुद्रास्फीति है साथियों किस कारण से होती है। उत्पादन में ह्रास से, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादन में ह्रास से, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि या उत्पादन में वृद्धि, किससे होती है, इसका सही उत्तर क्या होता है। मुद्रास्फीति का कारण क्या होता है, तो देखिए मुद्रास्फीति का कारण होता है मुद्रा पूर्ति में वृद्धि से। जो आपका सी वाला विकल्प दिया आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मुद्रास्फीति घटती है आकलन पर आधारित एक अर्थशास्त्री अवधारणा है जिससे बाजार में मुद्रा का प्रसार व वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि या कमी की गणना की जाती है। चीज़ों की कीमतों में बढ़ोतरी और मुद्रा की कीमत में कमी को वैज्ञानिक ढंग से सूचीबद्ध करना मुद्रास्फीति का काम होता है। इससे ब्याज दरें भी तय होती है। तो जो आपका यहाँ पे सी वाला दिया गया है आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, मुद्रास्फीति का कारण क्या होता है, तो देखिए मुद्रा पूर्ति में वृद्धि से। अगला प्रश्न देखा जाएगा, 8वां नंबर है। भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन कौन सा है, बताइए। भारत में औद्योगिक वित्त का जो शिखर संगठन है कौन सा साथी है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए IDBI जो ये वाला दिया गया आपके यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। ठीक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी कि IDBI का गठन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम 1964 के तहत एक वित्तीय संस्था के रूप में हुआ था और यह भारत सरकार द्वारा जारी 22 जून 1964 की अधिसूचना के द्वारा 1 जुलाई 1964 को अस्तित्व में आया। तो जो यहाँ पे ए वाला विकल्प दिया 8वें पापसी का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 9वां नंबर है। आइसोटोन्स होते हैं क्या, बताइए। आइसोटोन्स आपके क्या होते हैं, समान संख्या में प्रोटॉन होते हैं, समान संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं, समान संख्या में न्यूक्लियस होते हैं। ये इसमें से अब कोई विकल्प सही नहीं है, बताइए क्या होते हैं। आइसोटोन क्या होते हैं, तो वहीं पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए जो आइसोटोन एक आपके नाभिक होते हैं जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। तो जो यहाँ पे बी वाला विकल्प दिएगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा 9 पे। ठीक है, आइसोटोन क्या होते हैं, तो समान संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 10वां नंबर है। अम्लीय घोल का पीएच मान क्या होता है, बताइए। अम्लीय घोल का जो पीएच मान होता है क्या होता है साथ ही, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। 7 या 7 से कम या 7 से अधिक या 14। तो देखिए 7 से कम। ठीक है, जो यहाँ पे बी वाले विकल्प देगा आपके पास सही उत्तर है। यदि किसी घोल का पीएच 7 से कम है तो घोल को अम्लीय कहा जाता है, ये बात याद रखिएगा। यदि पीएच लगभग 7 है तो घोल आपका तटस्थ यानी कि न्यूट्रल होता है। ठीक,
यदि पीएच 7 से अधिक है तो घोल का क्षारीय कहा जाएगा। ठीक, ये बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 11 नंबर। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि क्या होता है बताइए। पहाड़ी पर चढ़ता व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, इसका रीजन क्या होता है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए, अस्थायित्व बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए, जो यहाँ पे डी वाला विकल्प दिएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक पर्वत पर चढ़ने वाला आदमी स्थिरता बढ़ाने के लिए आगे की ओर बढ़ता है। आदमी एक पहाड़ी पर चढ़ते समय आगे की ओर झुका होता है ताकि शरीर की गुरुत्वाकर्षण के केंद्र के माध्यम से बनाई गई ऊर्ध्वाधर रेखा आधार के भीतर होनी चाहिए। तो जहाँ पे डी वाला विकल्प दिएगा 11 पे आपसे का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया, 12 नंबर है। ध्यान से देख के उत्तर दीजिएगा। क्या पूछा गया है आपके सामने है क्वेश्चन। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है? इसका जो द्रव्यमान है बदल जाएगा, इसका भार बदल जाएगा, परंतु जो द्रव्यमान है नहीं बदलेगा। भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, न तो द्रव्यमान बदलेगा और न ही भार। क्या होगा इसमें से बताइए। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाएगा तो क्या हो जाएगा साथियों? बारे पर सही बताने की कोशिश कीजिए, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए, इसका भार बदल जाएगा परंतु जो द्रव्यमान है आपका सेम रहेगा। तो जो यहाँ पे बी वाला दिया गया है 12 पे आपसे का सही विकल्प हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखा जाएगा। क्या पूछा गया है? 13 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन एक सही मायने में फल का उदाहरण नहीं है? सेब दिया गया है, अमरूद दिया गया है, आम दिया गया है, टमाटर दिया गया है। तो देखिए, टमाटर जो डी वाला विकल्प दिएगा आपको यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 14 नंबर है। क्या पूछा गया है? वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का कटाव कहलाता है क्या? अपरदन, जीवाश्मीकरण, कैलिब्रेशन या लवणन? क्या कहलाता है बताइए। वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का जो कटाव है आपका क्या कहलाता है साथियों? देखिए, अपरदन जो ए वाला विकल्प देगा आपका पे सही उत्तर होगा 14 पे। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 15 नंबर है। रेशम पालन कहलाता है क्या बताइए। जो रेशम पालन है आपका क्या कहलाता है? एपीकल्चर, सेरिकल्चर, पिसिकल्चर या हॉर्टिकल्चर? तो देखिए, रेशम पालन आपका सेरिकल्चर कहलाता है, याद रखिएगा। तो जो यहाँ पे विकल्प भी वाला दिएगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 16 नंबर है। क्या पूछा गया है? सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण इनमें से कौन सा? बताने की कोशिश करेंगे। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण इनमें से कौन सा है? बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, कवक है या हरे पौधे हैं? तो देखिए, हरे पौधे। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण आपका देखिए हरे पौधे हैं। तो जो ऑप्शन डी वाला यहाँ पे दिएगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे आपका 17 नंबर है। ओरेकल क्या है बताइए। ओरेकल आपका क्या होता है? 17 पे आंसर दीजिएगा सभी लोग। तो देखिए, आपका एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, याद रखिए। जो सी वाला पिकअप देगा आपके यहाँ पे सही होता है। ओरेकल क्या होता है? तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पे आपका डेटा स्टोर रहता है ना, उसको देखिए ओरेकल कहते हैं, याद रखिए। ओरेकल डेटाबेस होता है। अगला है आपका देखिए 18 नंबर। क्या पूछा गया है? रग्बी फुटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है बताइए। रग्बी फुटबॉल की बात कर रहे हैं। रग्बी फुटबॉल के प्रत्येक पक्ष में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है कितनी होती है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 15 है, 16 है, 12 है, 11 है? तो देखिए 15। ठीक, रग्बी खेल में आमतौर पर दोनों तरफ आपके देखिए 15-15 खिलाड़ी होते हैं। तो जो ए वाला पिकअप देगा आपका फिर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 19 नंबर है। ध्यान से देख के बताएंगे सब क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर।
अरुंधति रॉय को किस पुस्तक में, बता, अरुंधति रॉय को किस पुस्तक के बुकर प्राप्त, अच्छा किस पुस्तक से, ठीक है, अरुंधति रॉय को किस पुस्तक से बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ, बताइए। द गॉड ऑफ द स्मॉल थिंग्स, जो यहाँ पे सिविल पिकअप देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स भारतीय लेखक अरुंधति रॉय का पहला उपन्यास है। पुस्तक से पता चला कि छोटी चीज़ें लोगों के व्यवहार और उनके जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं। इसने 1997 में बुकर पुरस्कार जीता था। तो जो यहाँ पे सिविल पिकअप दिया गया आपका यहाँ पे सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पेज नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर कौन हो जाएगा। कर्नाटक के राष्ट्रकूट साम्राज्य का वह सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था जिसने बादामी के चालुक्यों को पराजित किया था, बताइए। कर्नाटक के राष्ट्रकूट साम्राज्य का वह सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था जिसने बादामी के चालुक्यों को पराजित किया था साथियों। दंती दुर्ग, हरिहर प्रथम, उत्तम या बिंदुसार। देखिए दंती दुर्ग, जो यहाँ पे ये वाला पिकअप देगा अपन पे राइट आंसर हो जाएगा। दंती दुर्ग मान्यखेत के राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक थे जिन्होंने 753 में चालुक्यों को हराया और राजाधिराज की और परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। उन्होंने लता यानी कि गुजरात, मालवा, तनखा, कालिंग और मध्य भारत में शेष शासकों को पराजित किया और कई यज्ञों को पूरा किया था। जो यहाँ पे ये वाला पिकअप दिया गया आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे 21 पे क्या पूछा गया है। ट्रायोड बल्ब का आविष्कार किसने किया था, बताइए। ट्रायोड जो बल्ब है इसका आविष्कार किसने किया था, इसका सही उत्तर क्या होगा। रदरफोर्ड ने, मैडम क्यूरी ने, फॉस्क टॉलबॉट ने या लेडी फॉरेस्ट ने। तो ट्रायोड बल्ब का आविष्कार किसने किया साथियों, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए लेडी फॉरेस्ट, जो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन दिएगा आपका पे सही उत्तर होगा, ठीक है साथियों। अगला प्रश्न देखेंगे 22 नंबर। कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब। दिया गया है आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए कांगड़ा चित्रकला शैली का जो संबंध है साथियों हिमाचल प्रदेश से है। जब भी वाला पिकअप दिया गया आपके पास सही उत्तर हो जाएगा, ठीक क्लियर है। अगला प्रश्न देखेंगे आपका 23, क्या पूछा गया ध्यान से देख के उत्तर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल कूद के क्षेत्र से संबंधित नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जो पुरस्कार है खेल कूद के क्षेत्र से संबंधित नहीं है। अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है, ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है या नॉर्मल बोलॉक पुरस्कार दिया गया है। तो देखिए अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और ध्यानचंद पुरस्कार क्या है, तो खेल कूद के संबंध से क्षेत्र के संबंधित है। जिसको आपका दिया गया है नॉर्मल बोलॉक पुरस्कार आपका कृषि से संबंधित है, खेल कूद के क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन पे डी वाला दिया गया आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने, देखिए क्या दिया गया ध्यान से देख उत्तर देंगे। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली को प्रामाणिक भाषा की सूची में शामिल किया गया, बताइए। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली को प्रामाणिक भाषा की सूची में शामिल किया गया था साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। 24 पे राइट आंसर दीजिए आप सभी लोग। देखिए 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा, जो आपके यहाँ पे बी वाला ऑप्शन दिएगा आपके यहाँ पे सही उत्तर। संविधान 12वें संशोधन अधिनियम 2003 ने संविधान की 8वीं सूची में संशोधन किया ताकि बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को शामिल किया जा सके, ठीक है। जिससे अनुसूची में सूचीबद्ध भाषाओं की जो कुल संख्या है 22 हो गई, ठीक है। 8वीं अनुसूची उन भाषाओं को सूचीबद्ध करती है जिन्हें विकसित करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। तो जो आपका यहाँ पे पी वाला दिएगा 24 पर आपसे का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 25 नंबर, आपके सामने बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर का। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है, बताइए। तीरंदाजी है, पर्वतारोहण है, स्काइंग है या फुटबॉल है। भूटान की बात कर सकते हो, भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है। देखिए तीरंदाजी, जो ए वाला पिकअप किया है 25 पर आपसे का आंसर हो जाएगा, ठीक। 1971 में तीरंदाजी को राष्ट्रीय खेल घोषित किया गया था।
जब भूटान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनाया गया था। ठीक है, तो जो ए वाला पिकअप किया है 25% का राइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे 26, क्या पूछा गया, ध्यान से उत्तर दीजिएगा। जलियांवाला बाग वाली घटना कहाँ हुई थी? इलाहाबाद में, लखनऊ में, सूरत में, अमृतसर में। तो देखिए आपका उत्तर हो जाएगा अमृतसर में। जो डी वाला विकल्प दिया गया 26 वापसी का राइट आंसर। जलियांवाला बाग वाली घटना अमृतसर में आपकी देखिए वर्ष 1919 में हुई थी, ये बात याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका 27 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। भारत छोड़ो प्रस्ताव 1942 के अहिंसक जन संघर्ष का प्रारंभ बृहत्तम पैमाने पर हुआ। इस संघर्ष के लिए करो या मरो का जो मंत्र है किसने दिया था बताइए। करो या मरो ये जो नारा है साथियों किसने दिया था? महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने, या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो देखिए महात्मा गांधी ने जो यहाँ पे ये वाला दिया कि आपका पे राइट आंसर हो जाएगा। करो या मरो का जो नारा है महात्मा गांधी ने दिया था, जो ये वाला पिकअप दिएगा आपका पे सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 28, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जर्नल को छोड़कर गया था बताइए। मोहम्मद गौरी जो है विजितीय प्रदेशों को देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जर्नल को यहाँ पर छोड़कर गया था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 29, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर का हो जाएगा। 29 पे, वह पुर्तगाली नौचालक कौन था जिसने केप ऑफ स्टॉर्म्स को पार करने में सफलता प्राप्त की और इसका जो नया नाम है केप ऑफ गुड होप रखा था? वास्को डी गामा, जो यहाँ पे सिविल ऑप्शन दिएगा आपके यहाँ पे सही उत्तर है। ठीक, वह पुर्तगाली नौचालक वास्को डी गामा था जिसने केप ऑफ स्टॉर्म्स को पार करने में सफलता प्राप्त की और इसका जो नया नाम है केप ऑफ गुड होप रखा था। ठीक है, तो जो ऑप्शन सी वाला देगा आपके पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 31 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी बताइए। कांस्य युग की, नवपाषाण युग की, पूरा पाषाण युग की, या लौह युग की? देखिए हड़प्पा की जो सभ्यता है आपकी कांस्य युग की, जो ए वाला विकल्प दिया गया है 30 वापसी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा ठीक, तो इसी के साथ जो आपकी क्लासेस आती हो आज की यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी हो। आपका कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में हमें कमेंट करके पूछेगा, उसका आंसर आपको हम जरूर देंगे। बाकी आपसे कोई क्लास कैसी लगी कमेंट करके, क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। हम आपसे मिलेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में, और रीजनिंग वाली दोपहर को 2 बजे आ जाइएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।